गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं आप सभी का स्वागत करती हूं आज के इस दूसरे सेशन में, जहां पर कोल इंडिया लिमिटेड के जीए और जीके पार्ट के पीवाईक्यूज हमने कल कुछ किए थे, आज उन्हीं को हम कंटिन्यू करेंगे। देखिए, कोल इंडिया लिमिटेड हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए आपको सबसे पहले उसका सिलेबस देखना होता है, एग्जाम पैटर्न जानना होता है। एग्जाम पैटर्न यानी कौन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे, उन सब्जेक्ट्स का क्या क्या डिटेल्ड सिलेबस है। उसके बाद पीवाईक्यूज हमारा थर्ड स्टेप आता है। ये स्टेप्स करने के बाद हमें अपनी प्रिपरेशन शुरू करनी होती है, एक टाइम टेबल या एक टाइम लाइन बनाने के बाद। सारी किताबें आप ढूंढेंगे कि कौन कौन सी किताबें आपको पढ़नी है, कौन कौन सी किताबें या कितने कितने चैप्टर्स आपको कितने दिन में पूरे करने हैं। ये पूरा टाइम टेबल बना के आपको अपनी तैयारी शुरू करनी होती है। तो हम एग्जाम पैटर्न देख चुके हैं जब हमने नोटिफिकेशन कवर किया था। अब क्योंकि मैं आपको जो है ये वाला पार्ट पढ़ाने वाली हूँ, ये वाला पार्ट मैं पढ़ाने वाली हूँ, तो इसके पीवाईक्यूज एक बार हम देख लेते हैं। सिलेबस भी हम देख चुके हैं, अब बारी आती है पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। इसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है क्योंकि यहाँ पर काफी सारे क्वेश्चंस हम एनालाइज करेंगे। ठीक है, जैसे जैसे जो जो क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगी उनके साथ साथ मैं आपको बताती रहूंगी कि ये आपके सिलेबस के कौन से पोर्शन से ये वाला सवाल आया है, किस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं, और आज जो है कि उन सवालों को आप कैसे और कहां से तैयार कर सकते हैं, ये भी मैं आपको बताती जाऊंगी। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। अगर आपने मेरा कल वाला सेशन ना देखा हो, हमारी ये वाली जो क्लासेस हैं वो मंडे से शुरू हुई हैं और आपकी जो है ये वाली क्लासेस आपके एग्जाम तक चलेंगी। जीए जीके की क्लास जो है आपकी हमेशा 12 बजे होने वाली है, मंडे टू सैटरडे 12 बजे आपकी होगी और ये आपके एग्जाम तक चलेगी। इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम में एंड में बताऊंगी। तो शुरू करते हैं। जस्ट मेक श्योर अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि सारे सेशंस आपको मिलते रहें। पहला सवाल यहाँ पर, सबसे पहला जो आपका सवाल है वो बात कर रहा है क्वेश्चन नंबर ये 11 इसलिए है क्योंकि 10 क्वेश्चंस हम कल डिस्कस कर चुके थे। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 81 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इन द लोकसभा। बड़ा आसान सा सवाल है। मैंने आपको पॉलिटी के कल 2-3 चैप्टर्स बताए थे। सबसे पहला चैप्टर है आपको फंडामेंटल राइट्स अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। उसके अलावा पार्लियामेंट करके एक चैप्टर होता है जो आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। उसके अलावा आपको डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आपको पढ़ना है। ये 3 चैप्टर्स आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं क्योंकि ज्यादातर सवाल यहीं से आते हैं। यहाँ से जो सवाल आते हैं, ये सवाल भी बनते हैं करंट अफेयर से। कोई ना कोई टॉपिक, कोई ना कोई फंडामेंटल राइट करंट अफेयर में रहा होगा, पार्लियामेंट के बारे में कोई ना कोई टॉपिक करंट अफेयर में रहा होगा, तभी जो है स्टैटिक पोर्शन से लिंक करके सवाल पूछा जा रहा है, ठीक है। सो करंट अफेयर में जो चीजें हैं, जैसे हो सकता है कि लोकसभा में कितने सीट्स हैं या कौन सा आर्टिकल है, ये आर्टिकल जो है कुछ साल पहले न्यूज में रहा हो, इसीलिए यहां पर ये पूछा जा रहा है। इसीलिए करंट अफेयर को अपना बेस बनाना बड़ा जरूरी है, समझ आ गया। इसका आंसर क्या है आप देख सकते हैं, बट हम आंसर पर हमें नहीं जाना है, हमें देखना है कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और इस बार क्या पूछा जा सकता है। अब हम सबको पता है 2024 में जो है इलेक्शंस थे, ठीक है, लोकसभा के इलेक्शंस हुए हैं। तो इस बार भी आपसे लोकसभा के बारे में कोई भी सवाल पूछा जा सकता है कि कितने सीट्स होते हैं जी, कैसे इलेक्शंस होते हैं लोकसभा के, कौन सा आर्टिकल सीट्स या इलेक्शंस के साथ डील करता है, आपके जो है आर्टिकल्स के बारे में पूछा जा सकता है, स्केड्यूल के बारे में पूछा जा सकता है, जहां पर राज्यसभा के लिए जो है हमारा एक स्केड्यूल डील करता है, ठीक है। ये सवाल पूछे जा सकते हैं और ये सारे सवाल आपके सिर्फ एक चैप्टर पढ़ने से सॉल्व हो जाएंगे, यानी पार्लियामेंट करके एक चैप्टर है वो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कहां से पढ़ना है, देखिए अगर आप हमारा कोर्स लेते हैं, पेड कोर्स लेते हैं, तो आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, वहां से फिर आपको कोई भी किताब पढ़ने की या कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो बहुत है, पहले तो मैं बोलूंगी बहुत हेक्टिक हो जाएगा आपके लिए, आपको 4 चैप्टर वहां से पढ़ने हैं, 5 चैप्टर वहां से पढ़ने हैं, 3 चैप्टर वहां से पढ़ने, ऐसा करना पड़ेगा। जैसे पॉलिटी की जो एक लक्ष्मीकांत किताब आती है, वैसे तो उसको यूपीएससी वाले स्टूडेंट पढ़ते हैं क्योंकि वो काफी इन डेप्थ होती है, बट आप भी थोड़ा सा ऊपर ऊपर से उसको देख सकते हैं। लूसेंट आप देख सकते हैं, ठीक है। उनमें क्या होता है, लूसेंट में जैसे काइंड ऑफ समरी दी हुई होती है, ठीक है, मेन चैप्टर्स की आपकी जो है काइंड ऑफ समरी दी हुई है, जहां से आपके ये सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। या फिर लक्ष्मीकांत करके पॉलिटी की एक किताब आती है, उसमें से आप कुछ सेलेक्टेड चैप्टर्स पढ़ सकते हैं, बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। सेलेक्टेड चैप्टर्स, कुछ सेलेक्टेड चीजें जो है आप वहां से कर सकते हैं, ठीक है। ये सेल्फ प्रिपरेशन है।
राइट सो मैंने आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी बता दिए। इस बार क्या क्वेश्चन आ सकता है ये भी मैंने आपको बता दिया। इस बार भी लोकसभा राज्यसभा में से या उनसे जो भी आर्टिकल्स डील करते हैं वहां से एक सवाल बन सकता है। क्यों? क्योंकि 2024 में ही हमारे लोकसभा के इलेक्शंस हुए हैं। ठीक है, चलिए मूविंग अहेड, अगले सवाल पर आते हैं। सवाल कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इरिगेशन कैनाल इन इंडिया। कैनाल पर एक क्वेश्चन आ सकता है, सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन है, नाम पूछ लिया, लोकेशन पूछ सकते हैं। कोई कैनाल न्यूज में रही हो उस पे क्वेश्चन आ सकता है, कोई एयरपोर्ट न्यूज में रहा हो उस पे क्वेश्चन आ सकता है, कोई डैम न्यूज में रहा हो उस पे क्वेश्चन आ सकता है, कोई ब्रिज न्यूज में रहा हो, जैसे अभी रिसेंटली हमने कन्याकुमारी में पहला, हमारे देश का पहला ग्लास ब्रिज जो है बनाया है। ग्लास ब्रिज का मतलब है वो समुद्र पे बना हुआ है, ठीक है, समुद्र के ऊपर ऐसे ग्लास का ब्रिज बनाया हो ना, तो हम उस पर चलते हैं। आपने इंस्टाग्राम रील्स में देखा होगा, जब हम उस पर चलेंगे तो समुद्र नीचे से हमें ऐसे दिखेगा जैसे हम समुद्र पे ही चल रहे हैं। इंडिया में पहला ऐसा कोई ब्रिज नहीं था। आपने इंस्टाग्राम रील्स में देखा होगा, चाइना जापान में इस तरीके के बहुत सारे ब्रिजेस होते हैं, हमारे यहाँ पर कोई भी नहीं था। तो हमारे यहाँ पर पहला ऐसा ब्रिज बना है। कहाँ पर बना है, वो किसको कनेक्ट कर रहा है, जैसे वो विवेकानंद रॉक मेमोरियल है हमारी, ठीक है, विवेकानंद जी का एक रॉक है, ठीक है, वहां पर कन्याकुमारी में, उसको एक स्टैचू से कनेक्ट करता है, जो थिरुवल्लुवर जी का स्टैचू है, तमिल फिलोसोफर हैं ये, उनको, इन दोनों जगहों को ये जो है ये एक ब्रिज कनेक्ट करता है। ठीक है, इस तरीके से एक ब्रिज है, नीचे ग्लास है, इस पे आप वॉक करके जा सकते हो और पूरा नीचे जो है आपका समुद्र है। ठीक है, ये इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। राइट सो कोई ब्रिज इनॉग्रेट हुआ हो, तो ये सारी चीजें, लोकेशन हमें पता करनी है कि कहां पर हुआ है, बस, बहुत ज्यादा नहीं। ठीक है, उनके बारे में एक दो पॉइंट्स हमें जानने हैं, दैट इज इट। राइट सो आई होप PYQs का मकसद ही यही होता है कि आपको ये क्लियर हो जाए कि कहां कहां से क्वेश्चन आ सकते हैं और किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, मैं चाहती हूं कि हम एक हफ्ता अच्छे से ये चीज क्लियर करें, उसके बाद प्रेपरेशन में घुसे। ठीक है, चलिए सो इसके लिए क्या करना है, मेरे को करंट अफेयर्स पढ़ने हैं। कहां से पढ़ने हैं, कितने महीने के पढ़ने हैं, कितने महीने के, इस 6 महीने के। कौन से 6 महीने होंगे मैम? वो 6 महीने होंगे, आपको जनवरी फरवरी करना है, दिसंबर नवंबर करना है और अक्टूबर सितंबर करना है। ठीक है, ये 6 महीने आपको करने हैं। मार्च में प्रोबेबली आपका एग्जाम होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल, व्हेन वाज द मोरले मिंटो रिफॉर्म इंडियन काउंसिल एक्ट पास्ड? वेरी इजी क्वेश्चन। बहुत सारे, जब आप फ्रीडम, जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे, अब कहाँ से पढ़नी है मैं आपको फ्री सोर्स बताती हूँ। अगेन ये थोड़ा सा डेप्थ वाला हो जाएगा, क्योंकि अगेन जो यूपीएससी वाले बच्चे होते हैं वो पढ़ते हैं। आप स्पेक्ट्रम करके एक किताब आती है, वो आप पढ़ सकते हैं, बट वो बहुत ज्यादा हो जाएगी आपके लिए। अगर वो आपको नहीं पढ़नी है, उसमें से भी वो पूरी किताब नहीं पढ़नी है आपको लास्ट में फ्रीडम स्ट्रगल वाले कुछ चैप्टर्स दिए हुए, 4-5 चैप्टर्स, वो आप पढ़ सकते हैं। लेट्स से आपको वो नहीं पढ़ना तो एनसीईआरटी भी आती है एक, ठीक है, आई थिंक 11वीं या 12वीं क्लास की एक एनसीईआरटी आती है हिस्ट्री की, वो आप पढ़ सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री की, हिस्ट्री में भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं आपके, मिडिवल होता है, एंशिएंट होता है, और मॉडर्न हिस्ट्री की एनसीईआरटीज आती हैं। आपको मॉडर्न हिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़नी है, एनसीईआरटी पतली सी किताब है, वो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, एक बार आप उसको रीड करोगे आपको काफी ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। या फिर आप चाहते हो कि मैम एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, फिर उसके नोट्स बनाने पड़ेंगे, याद करना पड़ेगा, इतना नहीं हो पाएगा, तो आप हमारे कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, जहां पर आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगे और सिर्फ वो पीडीएफ्स पढ़नी है। क्योंकि एनसीईआरटी में भी मैं बोलूं तो पूरी एनसीईआरटी नहीं पढ़नी, बस कुछ चैप्टर्स पढ़ने हैं। इवन स्पेक्ट्रम भी आप पढ़ रहे हो तो सिलेक्टेड कुछ कुछ पढ़ना है, पूरा नहीं पढ़ना। और स्पेक्ट्रम में तो बहुत डेप्थ में दिया हुआ है, बहुत छोटी सी किताब है बट बहुत मोटी किताब हो गई है। उसका लेटेस्ट वर्जन तो बहुत ज्यादा मोटा हो गया, मतलब इतना मोटा हो गया जितना उसका लेंथ है उतना ही उसका वो विड्थ भी हो गया, बहुत मोटा हो गया। ठीक है, एनीवेज, सो मोरले मिंटो जो है रिफॉर्म आया था, जिसको हम इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 भी बोलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पर बेसिकली सेपरेट इलेक्टोरेट्स जो है वो हमने इंट्रोड्यूस करे थे मुस्लिम्स के लिए पहली बार। सो इसके लिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खैर एनीवेज, आपको सिर्फ याद रखना है। अब ये वाला जो है ये पॉलिटी का भी पार्ट मानते हैं कुछ लोग, हिस्ट्री का भी पार्ट मानते हैं, बट कोई बात नहीं, हमसे क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। चाहे पॉलिटी में भी पढ़ते हैं बहुत सारे लोग इसको, हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। ठीक है, सो इस तरीके के रिफॉर्म्स, बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म्स, बहुत सारे ऐसे एक्ट्स आप पढ़ोगे, बहुत सारे ऐसे लेट्स से आप मूवमेंट्स आप पढ़ोगे हिस्ट्री में कि जी ये वाली मूवमेंट हुई थी, तो आपको उन मूवमेंट्स के बारे में क्या पढ़ना है? एक तो सबसे पहले उनका ईयर, कि कब वो शुरू हुई, कब वो खत्म हुई। ठीक है, और उनके बारे में कुछ मेजर पॉइंट्स जो हैं वो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, जैसे चंपारण सत्याग्रह है, किस चीज के बारे में है, खेड़ा सत्याग्रह किस चीज के बारे में है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, क्विट इंडिया मूवमेंट है, ठीक है, आजाद हिंद फौज है। तो ये बहुत सुनी सी चीजें हैं, बड़ी फेमस चीजें हैं, एटलीस्ट इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। मोरले मिंटो है, ठीक है,
ऐसे ही जब आप एक बार हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इंपॉर्टेंट चीज़ें आएंगी, वो जब हम लोग पढ़ाएंगे तब भी बता देंगे कि ये वाली चीज़ ना बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कोर्स लेने का ये और फायदा होता है, या कोर्स लेने का मतलब जब आप किसी टीचर से पढ़ते हो, ये एक और फायदा होता है कि वो टीचर आपको ना बताता जाता है कि बेटा ये वाला टॉपिक बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि उसको पता है कि ये वाला टॉपिक PYQs में पूछा जा चुका है, राइट। जब आप खुद से पढ़ रहे होते हो तो मे बी आप उतना नहीं जज कर पाते हो क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। टीचर से पढ़ना इसीलिए हमेशा इंपॉर्टेंट, इसलिए कहते हैं राइट गाइडेंस की आपको जरूरत है। आपको टीचर बता देगा कि बेटा ये 10 चीजें आपने पढ़ी है ना, इनमें से ये 3 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन पे ज्यादा ध्यान देना, इनको एक्स्ट्रा रिवाइज करके जाना। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आते हैं। बंद पत्थर इज अ ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। अब यहाँ पर स्टेट वाइज क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, जहां पर किसी पर्टिकुलर स्टेट का अगर फेस्टिवल कोई भी न्यूज में है वो आपसे पूछा जा सकता है, कोई बर्ड न्यूज में है वो आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, मेजरली कोई म्यूजिकल कोई चीजें, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हुआ या कोई थिएटर परफॉर्मेंस हुआ या कोई आर्ट, जैसे आर्ट में क्या हो सकता है, मार्शल आर्ट आ सकती है या कुछ भी, जैसे पूछ लिया कलर पयट्टू क्या है, ठीक है, तो ये मार्शल आर्ट्स है केरला का, राइट। सिमिलरली यहाँ पर एक थिएटर का नाम पूछ लिया, आप पूछेंगे कि कौन से एरिया से बिलोंग करता है। इस तरीके के क्वेश्चंस में आपको मेजरली लोकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं कि जी बताइए ये कौन से स्टेट से बिलोंग करता है, ये आर्ट कौन से स्टेट से बिलोंग करती है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट किसका है, ये बर्ड कौन से स्टेट से बिलोंग करता है, ये फेस्टिवल कौन से स्टेट से बिलोंग करता है। लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। ठीक है, अच्छी बात यह है आपके एग्जाम की कि बहुत इन डेप्थ सवाल नहीं आ रहे हैं। ऐसा नहीं आ रहा है कि 4 स्टेटमेंट दे दी, उसमें से बोल रहे हैं कि स्टेटमेंट बताओ कौन सी गलत है, तो वो तो बहुत ही हाई लेवल आपको प्रिपरेशन करनी पड़ती, अभी आपको सरफेस लेवल पे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए क्या सोर्स यूज करना है इस तरीके के क्वेश्चन के लिए, मंथली मैगजीन्स। आप देखिए, अब यहाँ पर मैं फिर से 2 सोर्स बताती हूँ। एक फ्री वाला सोर्स है अडा 24/7 की एक मंथली मैगजीन आती है जिसका नाम है द हिंदू रिव्यू। ठीक है, मैं आपको अभी दिखा देती हूँ उसको कैसे डाउनलोड करना है, ध्यान से देखिएगा। द हिंदू रिव्यू करके मंथली मैगजीन है, आपको सिर्फ यहाँ पर टाइप करना है, गूगल पे जाओगे आपको टाइप करना है द हिंदू रिव्यू अड्डा 24/7। ठीक है, द हिंदू रिव्यू अड्डा 24/7, और आगे आप मंथ का नाम भी डाल सकते हो। लेट्स से यहाँ पर आपने ये टाइप किया, यहाँ पर ये क्या होता है, मंथली मैगजीन्स होते हैं। अब यहाँ पर दिसंबर की आई हुई है, ठीक है, दिसंबर की यहाँ पर मंथली मैगजीन आई हुई है। ये आपको एक गूगल फॉर्म में नॉर्मल भरना पड़ेगा जहाँ पर आपका नाम, फोन नंबर डाल दोगे। ठीक है, इसको सबमिट कर दोगे तो आपके पास एक लिंक आ जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करोगे तो वो मंथली मैगजीन डाउनलोड हो जाएगी। बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। ठीक है, अब इस मंथली मैगजीन में आपकी सारी चीज़ें कवर्ड होती हैं, चाहे आपका स्पोर्ट्स हो, चाहे आपके अवार्ड्स हो, चाहे नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स हो, चाहे GI टैग्स हो, चाहे अवार्ड्स हो, चाहे आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे कोई MOUs हो, चाहे कोई समिट्स हो, कॉन्फ्रेंसेस हो, सारी चीज़ें, बैंकिंग करंट अफेयर्स, फाइनेंशियल करंट अफेयर्स, सारी चीज़ें इस मंथली मैगजीन में कवर होती हैं। ये एक फ्री सोर्स है। ठीक है, बट फिर आप बोलोगे कि मैम अगर यहीं पर सब कुछ मिल रहा है तो हम पेड में क्यों एनरोल करें। देखिए, 2 चीज़ें हैं पेड में, इसीलिए क्योंकि पेड क्लास में आपको सिर्फ कोल इंडिया लिमिटेड के लिए स्पेसिफिक करंट अफेयर्स पढ़ाए जाएंगे। ये जो फ्री में मैगजीन हम देते हैं ये सभी बच्चों के लिए, चाहे कोई कोल इंडिया के लिए तैयारी कर रहा है या क्लर्क की तैयारी कर रहा है या RBI की तैयारी कर रहा है या फिर PO की तैयारी कर रहा है। ठीक है, एक कंबाइंड मैगजीन बनाते हैं हम, तो स्पेसिफिकली मैं ये नहीं कह रही ये इंपॉर्टेंट नहीं है कोल इंडिया के लिए, आप बिल्कुल इसको रेफर कर सकते हो, बट स्पेसिफिक जो है हम पेड में आपको बना के देंगे जो सिर्फ कोल इंडिया लिमिटेड के लिए होगी। दूसरी चीज, पेड वाली मैगजीन्स ऑफकोर्स क्योंकि हम वो पेड भी है और वो एक स्पेसिफिक एग्जाम को टारगेट कर रही है तो ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होगी। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है उसमें आपके एग्जाम रिलेटेड ही 100% करंट अफेयर्स कवर होंगे और सारे करंट अफेयर्स कवर होंगे। यहाँ पर उतना एग्जॉस्टिव करंट अफेयर्स नहीं होंगे, मतलब उतने ज्यादा करंट अफेयर्स नहीं होंगे, बट आप इसको भी रेफर कर सकते हैं अगर आप बिल्कुल भी कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो ये मैंने एक फ्री सोर्स बताया है, बट बेस्ट इज टू गो विद द पेड कोर्सेज। एनीवेज, वापस आते हैं। ठीक है, सो दोनों ही चीजें मैंने आपको बता दी हैं, आप अपने हिसाब से किसी भी चीज में कैसे भी मतलब पढ़ सकते हैं। दोनों के फायदे नुकसान भी मैंने आपको बता दिए हैं, राइट। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अगले सवाल की। फर्स्ट एजुकेशन सैटेलाइट लॉन्च बाय इसरो इज। अच्छा, अब यहाँ पर इसरो से रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी मैं आपको कल भी बोला था कि साइंस एंड टेक वाला पोर्शन भी हमें पढ़ना है। कहाँ से पढ़ेंगे? मंथली मैगजीन में साइंस एंड टेक भी कवर होगा। जैसे अभी अगर मैं बात करूँ, इसरो का एक डॉकिंग मिशन जो है वो हमने कंप्लीट किया है, जिसकी वजह से हम चौथे नंबर के ऐसे देश बन चुके हैं जो ऐसा करना पॉसिबल कर पाया है। तो जैसे एक एग्जाम्पल देती हूँ कि हमारा क्या मिशन है कि हमें अपना एक स्पेस स्टेशन बनाना है। ठीक है, 2035 तक आई गेस हमने टारगेट
टारगेट रखा हुआ है कि हमने अपना खुद का एक स्पेस स्टेशन बनाना है। तो आपने देखा होगा ना, जैसे बहुत बड़ी बड़ी हमें अपने घर में भी बहुत बड़ी बड़ी मशीनें लानी होती हैं, बहुत बड़ा सा कुछ लेके आना होता है, तो हम उसको ना पार्ट्स में लेके आते हैं, उसको पार्ट्स में किसी टेम्पो में लोड कर दे। डॉकिंग में भी यही होता है, मेरे को स्पेस में कोई चीज पहुंचानी है बट वो बहुत बड़ी है या बहुत ज्यादा पार्ट्स हैं, तो मैं उसको ऐसे नहीं पहुंचा सकती वन गो में, मैं उसके पार्ट्स भेजूंगी, या फिर दो अलग अलग चीजें, एक समझाने के तौर पर दो अलग अलग चीजें मैं वहां पर भेज रही हूँ और स्पेस में जाके हम उसको जोड़ रहे हैं। डॉकिंग वही होता है, ठीक है। डॉकिंग जनरली हम शिप्स के लिए यूज करते हैं, जब बंदरगाह पर आता है तो डॉक होती है, ठीक है। तो डॉकिंग मतलब ऐसे जोड़ना, ठीक है। तो उससे क्या होगा, फाइनली हमारा जो है ये स्पेस स्टेशन में भी हेल्प करेगा, बहुत सारे लूनार मिशंस में भी, चांद पे जो मिशंस होते हैं वहां से सैंपल कलेक्ट करने में, बहुत सारी चीजों में ये मदद करेगा। मेरा कहने का मतलब है, इसरो जिन भी कारणों की वजह से न्यूज में है, हमें वो पढ़ना है, उसके सिर्फ फैक्ट्स पढ़ने हैं। डॉकिंग क्या होता है, कैसे लॉन्च हुआ, किसने लॉन्च किया, ऑप्शन में ये भी आ सकता है कि, या फिर हम कौन से नंबर के देश बन गए हैं ये लॉन्च करने वाले, या हमसे पहले 3 कौन से देश हैं जिन्होंने ये लॉन्च किया है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। चलिए मूविंग अहेड, अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट वेब रिपोजिटरी लॉन्च्ड बाय नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नीरी अलॉन्ग विद CSIR। सब सवाल पूछा हुआ है, कौन सा पहला वेब रिपोजिटरी है जो नीर ने लॉन्च किया है CSIR के साथ मिलके, ठीक है। वेब रिपोजिटरी है सबसे पहला। अगेन सिंपल सवाल है। अब यहां पर सवाल ऐसे आया है, सवाल को घुमाया भी जा सकता है, ऐसे पूछ सकता है, इंड AIR करके जो है हमारे देश की पहली वेब रिपोजिटरी है, बता दीजिए किन 2 लोगों ने या ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर लॉन्च किया है। उसके लिए आपको नीरी प्लस CSIR पे टिक करना है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन उल्टा करके भी पूछा जा सकता है। तो आपको पढ़ना कैसे है, पढ़ने की अप्रोच भी मैं साथ के साथ बता रही हूं कि कोई भी न्यूज आप पढ़ रहे हो, आपको सारे एंगल से पढ़नी है, ठीक है। आपको एग्जामिनर की तरह सोचना है कि एग्जामिनर यहां से क्या क्वेश्चन बना सकता है, राइट। ये कहां से करेंगे, ये भी मंथली मैगजीन से, इस तरीके की न्यूज भी मंथली मैगजीन से कवर हो जाएंगी, ठीक है। कुछ और अलग से फॉलो नहीं करना। नेक्स्ट, डैश लैंग्वेज इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, कंप्यूटर एज सच मतलब सिंपल है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपके कोर्स में ही कवर हो जाएंगे, हाई लेवल लैंग्वेज जो इसका आंसर है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड इन द वर्ल्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इस तरीके की न्यूज इस साल भी बहुत ज्यादा न्यूज में रही है। गोल्ड एक ऐसा मेटल है जो हर बार न्यूज में रहता है, बहुत सारे कारणों की वजह से ज्यादा स्टेबल होता है। हमारा RBI गोल्ड को बहुत ज्यादा परचेज कर रहा है, नॉट जस्ट RBI, जितने भी दुनिया के जो सेंट्रल बैंक्स है, सब लोग गोल्ड को बहुत ज्यादा जो है खरीद रहे हैं, अपना मतलब ऐसे बना के रख रहे हैं, रिजर्व्स बना के रख रहे हैं, ताकि देश को आगे कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। रीजन क्या है, क्योंकि गोल्ड एक अच्छा कुशन है, मतलब एक अच्छा जो है, आपने देखा होगा कोविड के टाइम पे जब सब कुछ नीचे गिर रहा था, गोल्ड नीचे नहीं गिरा, ठीक है। तो गोल्ड एक अच्छी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है किसी भी देश को, इसलिए सारे ही देश जो हैं गोल्ड को इकट्ठा करने में लग रहे हैं, सारे ही सेंट्रल बैंक्स। अब गोल्ड से रिलेटेड कोई भी चीज पूछी जा सकती है, गोल्ड सबसे ज्यादा कहाँ होता है, हमारे देश में कितना गोल्ड है, हमारे फॉरेक्स रिजर्व में कितना गोल्ड अभी है, RBI ने पिछले महीने कितना गोल्ड खरीदा था, या RBI ने 2024 में कितना गोल्ड खरीदा है, या 2024 में सबसे ज्यादा कौन से देश ने गोल्ड खरीदा है, या फिर RBI का जो फॉरेक्स में जो गोल्ड है वो कहाँ पर सारा RBI के पास ही रखा हुआ है, या फिर कहीं बाहर भी रखा हुआ है। क्योंकि न्यूज ये भी आई थी कि यूके से हमने अपना कुछ गोल्ड लिया है, तो जो यूके वाला पॉइंट है वो क्या है, तो क्या होता है कि जैसे हमारे घर में भी जब सोना होता है तो वो चोरी ना हो जाए, उसके लिए हम क्या करते हैं, बैंक में चीजें रख देते हैं, ठीक है, या फिर लॉकर वगैरह में चीजें रख देते हैं। सिमिलरली सेफ्टी पर्पस के लिए हमारे देश में भी जो भी एसेट्स होते हैं वो पूरा देश में नहीं रखते हैं, देश का मतलब है RBI के फॉरेक्स में हम नहीं रखते हैं, थोड़ा सा हम दूसरे देशों में भी रख देते हैं, जैसे यूके वगैरह के साथ हमने रखा हुआ है। द रीजन इज सेफ्टी पर्पस के लिए हम रख देते हैं। अभी वो हमने वापस ले लिया है, मतलब अभी बोला है कि ठीक है हम खुद संभाल लेंगे, तो कुछ परसेंटेज उसका हमने वापस ले लिया। ये सारी चीजें करंट अफेयर्स में आपकी कवर हो जाएंगी, राइट। कहां से होगा, तो इस तरीके की न्यूज भी आपकी करंट अफेयर्स मैगजीन से कवर होंगी, ठीक है। अगला सवाल, द पायनियर्स नोन फॉर इन्वेंटिंग माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी बाय जैक किल्बी एंड। अब यहाँ पर इन्वेंशंस और इन्वेंटर्स के नाम पूछे जा सकते हैं कि ये इन्वेंशन जी बताइए किसने करी है, ठीक है। ये भी प्रोबेबली कहीं ना कहीं न्यूज में रहा होगा, तभी यहाँ पर पूछा गया है। अगला सवाल, हु कैन अपॉइंट दी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। अगेन पॉलिटी का सवाल है, बट ये न्यूज में था इसीलिए पूछा गया है। जैसे अगर अभी मैं बात करूं तो अगर अभी जो है हमारे
फाइनेंस कमीशन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, ठीक है। सो फाइनेंस कमीशन पॉलिटी का पार्ट है, बट फाइनेंस कमीशन क्योंकि न्यूज़ में है तो वहाँ से एक सवाल आ सकता है। क्या क्या सवाल आ सकते हैं कि जी फाइनेंस कमीशन का कौन सा आर्टिकल है, कौन से आर्टिकल हमारे संविधान के कौन से आर्टिकल में फाइनेंस कमीशन मेंशन है, फाइनेंस कमीशन में कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन कौन होते हैं, ठीक है, या कितने मेंबर होते हैं, फाइनेंस कमीशन को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट करते हैं, पीएम करते हैं, कोई और कमिटी बैठती है, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फाइनेंस कमीशन क्या है, कितने सालों में गठित होती है, नई फाइनेंस कमीशन कब से बनेगी, इस बार वाली फाइनेंस कमीशन कब खत्म होगी, इस बार वाले फाइनेंस कमीशन के कौन चेयरमैन हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सब कुछ करंट अफेयर से कवर होगा। तो आप देख रहे हो कैसे पॉलिटी का सवाल करंट अफेयर से कनेक्ट करके यहाँ पर इन्होंने पूछा हुआ है, ठीक है। तो पॉलिटी हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे इकोनॉमी हो, सब कुछ करंट अफेयर से कनेक्ट करके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अब वो बात समझ आ गई जो मैं बोल रही हूँ, करंट अफेयर्स बेस है, करंट अफेयर्स बेस है, उसी के ऊपर आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री 19th एशियन गेम्स विल बी हेल्ड। अब यहां पर बहुत सारी चीजें होती हैं। सीओपी अभी रिसेंटली हुआ है, ठीक है, ब्रिक्स का समिट हुआ है, एससीओ का समिट हुआ है, बहुत सारे इस तरीके के समिट्स होते रहते हैं। ये समिट्स कौन से नंबर के हुए हैं, यानी इन समिट्स का एडिशंस आपसे पूछ सकते हैं, इनकी लोकेशन आपसे पूछ सकते हैं, इनके बारे में आपसे पूछ सकते हैं कि इन समिट का हेडक्वार्टर बता दो, इनके मेंबर्स बता दो। मेंबर्स में 2 मेंबर्स होते हैं, एक फाउंडिंग मेंबर है जिन्होंने वो पर्टिकुलर ग्रुप बनाया था, ठीक है, और अभी प्रेजेंट वाले मेंबर्स हो सकते हैं कि जी अभी बता दो कौन कौन से मेंबर्स हैं। वो फाउंडिंग मेंबर्स हैं जिन्होंने बनाया था, जब भी वो 50 साल पहले वो ग्रुप हुआ, वो फाउंडिंग मेंबर्स है। अभी कौन कौन से मेंबर्स हैं, वो प्रेजेंट मेंबर्स होते हैं, जो कि अलग है, ठीक है। इंडिया उसका मेंबर है या नहीं, ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। अगला सवाल, ये भी आपका करंट अफेयर मैगजीन से सॉल्व होगा। व्हाट इज द नेम ऑफ द फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, जो रिसेंटली पास हुए। तो अगर किसी की, जैसे कल भी मैंने एग्जांपल दिया था डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का, उनके बारे में उन्होंने क्या क्या पोस्ट उनके पास थी, उन्होंने क्या क्या रिफॉर्म्स लेकर आए, क्या क्या पॉलिसीज लेकर आए, कब कब वो पीएम रहे, कब कब वो फाइनेंस मिनिस्टर रहे, कब कब वो आरबीआई गवर्नर रहे, तो ईयर्स आपसे पूछे जा सकते हैं। तो उनके बारे में, तो फेमस पर्सनैलिटी के बारे में आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मूविंग अहेड, अगला सवाल, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉमिनेटेड एज UNHCR गुडविल एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान। चलिए, ऐसे क्वेश्चंस काफी कम पूछे जाते हैं, पाकिस्तान चाइना वाले, बट एक आध पूछ लिया तो कोई बात नहीं। यूनाइटेड, जनरली क्वेश्चन ज्यादा क्या पूछे जाते हैं, अगर मेरे देश से, इंडिया से अगर कोई यूनाइटेड नेशन में, वर्ल्ड बैंक में, IMF में, WTO में, WHO में अगर किसी का अपॉइंटमेंट हुआ है, सो वो इंडियन अपॉइंटमेंट के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि इंडिया से इस बंदे का अपॉइंटमेंट करा गया है जी, उस इंसान का नाम, या फिर वो यहां पर कौन सी डेजिग्नेशन पर थे, या फिर यहां पर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते थे, उनका नाम आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला सवाल, in which year the life insurance sector and Life Insurance Corporation of India was nationalized? LIC कौन से साल में नेशनलाइज हुआ था? 56 में। सो कब नेशनलाइजेशन होता है? अब ये LIC के बारे में इसलिए पूछा गया है क्योंकि LIC न्यूज में होगा, ठीक है। सो LIC, जो भी चीज न्यूज में होती है उसके बारे में थोड़ा हमें पढ़ना होता है कि जी ये क्या ऑर्गेनाइजेशन है, कब आई थी ये, कब इसका नेशनलाइजेशन हुआ, इसमें कौन कौन से मेंबर है, कौन इसको चलाता है, गवर्नमेंट में, सरकार में इसके कितने स्टेक्स हैं, इसके पास खुद के कितने स्टेक्स हैं, ठीक है, किस फील्ड में ये काम करता है, इसने अपना फील्ड, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, बैंक्स भी इंश्योरेंस देने लगे हैं, ठीक है, तो क्या क्या फील्ड में काम करती है ये ऑर्गेनाइजेशन, इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगेन मंथली मैगजीन से ये वाले टॉपिक्स आपके कवर होंगे। सो आज के लेसन को, अगर मैं आज के सेशन को समराइज करूं तो मंथली मैगजीन बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा कुछ बेसिक किताबें मैंने बताई, जैसे आप हिस्ट्री की जो है NCERT देख सकते हो, बट अगेन बहुत लिमिटेड उसमें देखना है। बेस्ट इज टू गो विद दी कोर्स क्या है वो मैं आपको दिखाती हूं। तो ये हमारा कोर्स है जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स करवाए जाएंगे, पूरा आपको 100% सिलेबस इसमें कवर करवाया जाएगा। 28 जनवरी से शुरू हो रहा है। मैं चाहती हूँ आप इसमें अभी एनरोल कर लीजिए, फिर प्राइजेस राइज हो सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये मेरा टेलीग्राम है, अगर आपको कोई भी क्वेरी हो या फिर इसकी आज की क्लास की PDF चाहिए तो वो यहीं पर मिलेगी। एक बार कोर्स कहाँ पर मिलेगा आपको और कहाँ पर जाना है मैं आपको दिखा देती हूँ। आपको जाना है अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पर, वो आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है जाके, ठीक है। फिर उसके बाद आपको ना सिलेक्ट योर एग्जाम में ना रेगुलेटरी बॉडी सेलेक्ट करना है। फिर आपको दिखेगा कोल इंडिया।
कोल इंडिया पे जाके ये बैच है जो कि 28 जनवरी से शुरू होगा। यहाँ पर आप बाय नाउ करेंगे एंड एक स्पेशल कोड यूज करेंगे जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट तो मिलेगा ही, मेरा पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगा। अगर आप ये कोड यूज करते हैं Y674, 2 फायदे हैं, मैक्सिमम डिस्काउंट और मेरा पर्सनल गाइडेंस आपको मिलेगा आपके पूरे एग्जाम तक। कैसे? मेरे टेलीग्राम के थ्रू। आप मुझे मैसेज करेंगे कि मैम मैंने बैच ले लिया है, मैं इस बैच से हूँ, कोल इंडिया का बैच मैंने ले लिया है और ये मेरा डाउट है, ठीक है, मैं अपने टेलीग्राम पे आपसे कनेक्ट करूंगी, ठीक है। बीच बीच में हम जूम सेशंस भी कर लेंगे जहां पर वीडियो कॉल से भी मैं आपको कनेक्ट कर लूंगी। सो मेक श्योर आप ये कोड यूज करें। और मैं आपको ऑफर दिखा देती हूँ, यहाँ पर अभी आपको ये पूरा कोर्स 2299 में पड़ेगा, इसमें भी 1% कम हो जाएगा अगर आप ऐप से एनरोल करते हैं तो, ठीक है। तो आज के लिए